यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने जो 14 कुंडलियों के चयन की प्रक्रिया बताई थी उसमें आप लोग लिखते रहिए। प्रत्येक दिन जरूर ही कार्यक्रम देखा करिए, क्योंकि नाम तो मैं यूं आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है कौशिकी चटर्जी। इन्होंने अपने बेटे की कुंडली भेजी है, कमेंट के सेक्शन से ये मैंने कुंडली चुनी है। आप लोग भी कार्यक्रम देखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, AM PM का विशेष ख्याल रखिएगा और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम शाम वाला जरूर देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों की कुंडली चयनित होकर के वो बता। अब यहाँ पे एक बात और भी है, कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ अंतिम में बताऊंगा और यहाँ पे इनकी कुंडली में अब आते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। मैं ये जो 14 कुंडलियां लेकर के आ रहा हूं उसमें आप सभी 14 लोगों से कम, और मेरे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि जिनकी कुंडली नहीं चुनी जाए वो उदास और हताश ना हो या फिर निराश ना हो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं इसको अलग तरीके से और भी पेश करूंगा ताकि आप लोगों से अधिक कुंडलियां चुन सकूं। इस पे मेरा ध्यान है। मैं अभी थोड़े बीमार की स्थिति में हूं, इस वजह से इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन इस पे मेरा ध्यान है कि मैं तुरंत ही एक ऐसा कार्यक्रम अलग से पेश करना चाहता हूं जो सिर्फ जो है वो कमेंट सेक्शन से ली जाएंगी, जो प्रत्येक दिन अलग से मुझे बनाना भले पड़े पर बनाऊंगा। आइए, इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी या त्रयोदशी का है, तो वो बन जाता है पापक। और जब चंद्रमा पापक हो जाते हैं तो परेशान करने लगते हैं मानसिक रूप से, जहां व्यक्ति के मन को और व्यक्ति के स्वास्थ्य को दोनों ही तरीके से परेशान होना पड़ता है। जहां पे आप कई तरीके से इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। व्यक्ति का जन्म बुधवार को कार्तिक माह में हुआ है। कार्तिक माह में जन्मे होने के कारण कई बार बातें तो सबकी सुनेगा पर करेगा अपने मन की। उसके बाद बुधवार के जन्मे होने के कारण प्रखर बुद्धि का है, चतुर है, ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का है, ध्यान रखने वाला है और सबसे अच्छी जो बात है कि व्यक्ति है बड़ा बुद्धिमान और इमोशनल है, भक्त है भगवान का, भगवत भक्त होता है, माता और पिता का बड़ा दुलारा और प्यारा होता है, राजकुमार की भांति प्रवृत्ति धारण करने वाला होता है। धनु लग्न के लोग वस्तुतः होते बड़े हठी हैं, जिद्दी भी होते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं और जिम्मेदारी के बोझ से भागना चाहते हैं। वो अपने हिसाब से स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहते, अपने हिसाब से अपना काम करना चाहते हैं बिना किसी दबाव के। और सरकार के मंत्री के पद तक इनकी हिस्सेदारी होती है, मतलब ये अगर बन सके तो सरकारी पद पर, अच्छे पद पर जाकर के विभूषित हो जाते हैं। और साथ ही साथ इनको कई बार चीजें मुफ्त की शोभा नहीं देती हैं, ये मेहनत करके अपने बल पर काम करना चाहते हैं, थोड़े दार्शनिक विचारों वाले होते हैं। इनको कई बार बहुत ज्यादा इनकी महत्वाकांक्षा ऊंची नहीं होती है, इस वजह से कई बार ये जीवन में पिछड़ से भी जाते हैं। यहाँ पे अब जरा गौर करें तो धनु लग्न की कुंडली, लग्न में केतु, 3 नंबर की कुंडली में 3 नंबर की राशि में राहु सप्तम भाव में, गुरु और शनि का यहाँ पे दोनों वक्री हुए हैं 2 नंबर की राशि में छठे भाव में, चंद्रमा और मंगल दशम स्थान में 6 नंबर की कन्या राशि में, सूर्य नीच के हुए हैं, जिनका नीच भंग तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि यहाँ पे कुछ अच्छी स्थितियां भी मैं बताऊंगा। शुक्र 8 नंबर की राशि में 12वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ पे वो स्वतंत्र होकर के और भी अच्छे परिणाम देते हैं। यानी कि अगर आप गौर करें तो सूर्य और बुध बैठे हैं। सूर्य कौन? भाग्य भाव के अधिपति। बुध कौन? दशम भाव के अधिपति। तो धर्म और कर्म के अधिपति एक साथ धर्म कर्माधिपति योग लगा रहे हैं, लाभ भाव को बली बना रहे हैं। लेकिन लाभ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में छठे भाव में और धन भाव के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें भाव में, ये एक विशेष प्रकार का सौभाग्यशाली योग बनेगा और व्यक्ति को लाभ देने वाला होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। वृश्चिक राशि में बैठे हैं, इस वजह से गैस्ट्रिक पेशेंट होता है व्यक्ति और कई बार नाभि का क्षेत्र प्रभावित होता है और कई बार उसको स्त्री संततियों की संख्या ज्यादा होते देखी जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति की संतति बुद्धिमान और प्रथम संतति के होने के बाद ही व्यक्ति का भाग्य उदय भी होता है, ये भी बात है। मंगल और चंद्रमा यहां बैठे हैं एक साथ। चंद्रमा कौन है? अष्टम के अधिपति। मंगल कौन है? भाग्य के पंचम भाव के अधिपति। चंद्रमा अष्टम के अधिपति और मंगल भाग्य के अधिपति। यहां मंगल 12वें भाव के अधिपति यानी कि खर्च भाव के अधिपति होकर के और पंचम भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में बैठ करके योग कारक स्थिति पैदा करेंगे और इस कुंडली के लिए वो सर्वाधिक कारक होते भी हैं। कुंडली में कारक गुरु,
मंगल और सूर्य ये कारक होंगे। यहां पे मंगल 12वें भाव के अधिपति होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम देने वाले होंगे और पापक फल नहीं करेंगे क्योंकि वो लग्नेश के मित्र हैं। क्लियर हो रही हैं चीजें? तो मंगल यहाँ पे दिग्बली होंगे और धर्म भाव के अधिपति के निकटस्थ होने के कारण यहाँ पे इनका बल और भी बढ़ेगा, क्योंकि वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं और ये मित्रवत हो रहे हैं, क्योंकि अपने भाव से निकटस्थ बैठ रहे हैं, चंद्रमा भी अपने भाव से तृतीयस्थ जा रहे हैं। व्यक्ति को मेहनत करवाएंगे और पराक्रमी भी बनाएंगे। साथ ही साथ शौर्य योग का घटना भी यहाँ पे घटित होते देखा जा रहा है। साथ ही साथ गुरु का मंगल को देखना, तो धन लग्न के अधिपति और दशम के अधिपति का छठे भाव से संबंध है। छठे भाव के अधिपति के साथ सरकारी क्षेत्रों में और सरकारी लाभ मिलने के आसार बनते दिख रहे हैं। लेकिन चंद्रमा चूंकि पापग्रह का हुआ है, इस वजह से व्यक्ति कई बार पेशेंस लेस हो जाता है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के अधिपति के साथ प्रभावित करके लग्न को देखेगी और मंगल की 7वीं दृष्टि, जहां मतलब पहले चौथी दृष्टि लग्न पे व्यक्ति के अंदर अधैर्यशील होने का और साथ ही साथ गंभीर होने का, दोनों ही प्रकार का परिणाम देगी, क्योंकि अपने मित्र की राशि को देखेंगे। धनु राशि गंभीर राशि होती है और साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो यहाँ से भी चल अचल संपत्ति का और प्रत्येक प्रकार के सुख, संसाधन, समृद्धि और यश का प्रभाव देगी। 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ेगी, जो विद्या, बुद्धि, बल और प्रेम और व्यक्ति का प्रभाव, ये सब उसके पास रहेगा। तो सूर्य की दृष्टि यहां पड़ी उच्च की, बुध की दृष्टि यहां पड़ी, ये बढ़िया, और मंगल की दृष्टि यहां पड़ी, यानी कि 3 ग्रहों का प्रभाव, और केतु भी। और इसके ठीक आगे गुरु और शनि जैसे ग्रह बैठे हैं। शनि इस कुंडली में सामान्य परिणाम देने वाले होते हैं। मतलब अगर आप गौर करें तो लग्न के अधिपति और धन भाव के अधिपति और पराक्रम के अधिपति एक साथ छठे भाव में बैठ रहे हैं, और पापक ग्रह का छठे, 8वें, 12वें बैठना अच्छा माना जाता है। इस हिसाब से कि तीसरे भाव के अधिपति का छठे में जाना, ये एक तरीके से बड़ी अच्छी बात होगी। साथ ही साथ जन्म कुंडली के 12वें भाव, 11वें भाव के अधिपति का 12वें जाना, ये एक प्रकार से अच्छाई वाला योग बनेगा। मंगल का संबंध अच्छा है, उसकी जहां जहां भी दृष्टि पड़ी है इस कुंडली में मंगल की दशा अच्छी जाने वाली दिख रही है, क्योंकि एक तो वो लग्नेश के मित्र हैं, ऊपर से लग्न पे भी मित्र की दृष्टि, दशम भाव पे भी या चतुर्थ भाव पे भी मित्र की दृष्टि, और साथ ही साथ यहाँ पे भी मित्र की दृष्टि। तीनों ही भावों पे मित्र की दृष्टि और अपने घर को देखने के कारण व्यक्ति को दाम्पत्य का लाभ, व्यक्ति का सुख और व्यक्ति का व्यक्तित्व, ये तीनों उसके पास बनेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली में दशम भाव पे कर्म क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक प्रकार के परिणाम जो बुरे मिलेंगे उसमें वो सुलभ और श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे। उनकी 7वीं दृष्टि शुक्र को देखेगी तो व्यक्ति को अनुभवी बनाने का काम करेगी, और 9वीं दृष्टि नीच की पड़ेगी, इस वजह से धन के लिए विलंब और धन में मशक्कत, मेहनत करने की स्थिति बन जाती है। कई बार व्यक्ति का धन सही जगह पे खर्च नहीं होता और अनावश्यक वो खर्च करता रहता है। करियर को देखते हैं, करियर वाले क्षेत्र पे जब भी आप विचार करें तो सबसे पहले आपको जन्म कुंडली के दशम स्थान को देख लेना चाहिए। जन्म कुंडली के दशम स्थान में अगर केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बैठे हो तो दशम स्थान बली या बलवान हो जाता है। आपकी कुंडली में केंद्र के नहीं लेकिन त्रिकोण के अधिपति मंगल जरूर बैठे हैं, और साथ ही साथ गौर करिए तो उस भाव से पंचमस्थ शनि बैठे हैं, उस भाव से केंद्र में केतु शुभ ग्रह की राशि में, उस भाव से केंद्र में राहु बढ़िया बैठे हैं, मतलब इस भाव को बल मिलेगा। उस भाव से ठीक अगले भाव में सूर्य और बुध इस भाव को बलवान बना रहे हैं, भले नीच के बैठे हैं, थोड़े कमजोर सही, पर उनका अति विशिष्ट कारक भाव होता है। और सूर्य के ठीक पीछे चंद्रमा बैठे हैं, इस वजह से ये एक प्रकार का योग बन जाएगा जो व्यक्ति को धन, संपत्ति, श्रेष्ठ और मजबूती का लाभ देने वाला बन जाता है। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक ही बोल रहा हूं। साथ ही मैं क्या बोल रहा था, लग्न के अधिपति छठे भाव में और जन्म कुंडली के चौथे भाव के अधिपति छठे भाव में, ये ठीक नहीं होता, ये कुहू योग होता है, जिसके कारण व्यक्ति को कई बार बनाने में, जब वो अपने पिता के बल पर कुछ भी काम करना चाहेगा तो कर लेगा, लेकिन जब अपने बल पर कुछ भी करना चाहेगा तो कई बार मशक्कत बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आपको गुरु की दशा में कई बार चीजें मिलेंगी भी और जाएंगी भी, लेकिन आरंभ की दशा हो सकता है कि कष्टदायक हो, बाद वाली दशाएं अच्छी जा सकती हैं। हालांकि इसमें कई बार अंतर भी होते देखा जाता है। गुरु का मंगल को देखना और करियर वाले क्षेत्र में दशम भाव में पंचमेश का बैठना, पंचम भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्रिएटिव होने का गुण और उसका पथ उस तरफ जाता देख रहा हूं। यानी कि व्यक्ति का फाइन आर्ट हो जाए, फाइन आर्ट के क्षेत्र में चला जाए, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चला जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, उसके बाद टीचर बन जाए, नृत्य कला का गणितीय पक्ष मजबूत होता है। उसके बाद व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध को देखें तो यहाँ नीच के हो जा रहे तो थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन यहीं पे बुध अगर देखें तो यहाँ पे लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी।
मतलब वो दिन प्रतिदिन और प्रत्येक दिन उसका पक्ष, गणितीय पक्ष मजबूत हो रहा है, उसके जो चित्रकारी और पेंटिंग के शौक हैं वो और भी ज्यादा उसको क्रिएटिव बना रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ दशम में बैठ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जो व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमय चीजों को खोजने वाला, जानने वाला और साथ ही साथ अनुभव को प्राप्त करने वाला होता है। दो तीन बात और भी बता दूं, अगर लग्न पूर्वाषाढ़ा का बना है और गुरु बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में, वक्री हुए हैं 16 डिग्री के और शनि हुए हैं 5 डिग्री के। जरा गौर करिए, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। लग्नेश कुमार या युवा अवस्था के अगर हो तो अपना परिणाम संपूर्ण देने लगते हैं। और उस लग्नेश के ऊपर शुक्र की दृष्टि है जो कि बाधक ग्रह बनता है, और शनि के साथ बैठे हैं जो कि द्वितीय भाव के अधिपति। ये दरिद्र योग लग रहा है। धन भाव के अधिपति का छठे में जाना दरिद्र दोष पैदा करेगा। लाभ के अधिपति का छठे में जाना दरिद्र दोष पैदा करता है। लग्न भाव के अधिपति का लाभेश के साथ बैठना ये लाभकारी योग भी पैदा करता है। यानी कि गुरु में शुक्र का जो प्रभाव रहेगा या शुक्र में गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो कई बार आमूल चूल नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला होता है, जो जीवन में व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा लाभ दोनों ही देने वाला होता है। इस कुंडली के लिए कारक मंगल, कारक सूर्य और कारक गुरु होते हैं। लेकिन यहां पे बाधक ग्रह के रूप में शुक्र उपस्थित होते हैं और मारक ग्रह के रूप में अष्टमेश चंद्रमा और दूसरे मारक के रूप में बुध उपस्थित होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो गुरु के वो शत्रु भी होते हैं, बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, गुरु उनको शत्रु मानते हैं। चंद्रमा यहाँ पे जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्षेत्र वैसा चुने जो खाद्यान्न से क्षेत्र हो, खनन से क्षेत्र हो, मंगल से संबंधित, केमिकल से संबंधित क्षेत्रों में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। मंगल की स्थिति अगर मैं देख रहा हूं तो कुमार अवस्था के सूर्य, चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में 11 डिग्री के वृद्ध हो जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो 0 डिग्री के हैं, मृतप्राय हैं। अब जरा ध्यान से समझने की बात है, तो पंचम भाव के अधिपति दशम में बैठे लेकिन मृतप्राय हैं, लेकिन उन पे गुरु की दृष्टि है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है पंचमेश के ऊपर, जो कि पंचम के कारक होते हैं देव गुरु बृहस्पति। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का ज्ञान पक्ष बढ़िया रहे, क्योंकि उस पर सूर्य और बुध जैसे बुद्धिमान ग्रहों का प्रभाव जब पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का बुद्धि पक्ष सबल और मजबूत होता रहेगा। आप अगर इनकी कुंडली में चतुर्विशांसा देखेंगे तो D24 चार्ट में धनु लग्न ही बनता है और वहां पे बुध शनि के साथ बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति कंप्यूटर पे जुड़ करके कोई भी ऐसे क्षेत्र में जाए जहां पे डिजाइन बनाने का काम हो, तो आप ये क्षेत्र किसी भी चीज का जो तैयार करना हो, बेस मॉडल तैयार करना हो, बेस मॉड्यूल तैयार करना हो, वो बड़ा बढ़िया रहेगा। यानी कि सॉफ्टवेयर हो जाए या हार्डवेयर हो जाए, कार फैक्ट्री हो जाए, कोई भी चीज आप इसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं, जहां कोई भी चीज डिजाइन करनी हो तो ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है। बाकी इनका दाम्पत्य अगर बता दूं तो दाम्पत्य ठीक है। मंगल उच्च के बैठे हैं, चंद्रमा मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्रवत होकर के, यहाँ के अधिपति उच्च के होकर के बैठे हैं। गुरु का प्रभाव इस भाव पे है, हालांकि नीच का है। गुरु हर जगह से नीच की दृष्टि देख रहे हैं। यहाँ पे धन को कमजोर और कई बार कमजोरी से आते हुए या कई बार व्यक्ति जितने का लाभ उसको प्राप्त करना चाहिए उतना नहीं प्राप्त करता है, या कई बार कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ती है, ये काम भी बनता है। और कई बार व्यक्ति जो होता है उसको दूसरों की चिरौरी करनी पड़ती है, इस वजह से अपना आत्मबल मजबूत करना होगा। आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहे हैं, अपने आत्मविश्वास को जागृत करिए। रात में ज्यादा देर तक जागिए मत, जितनी जल्दी हो सके सुबह जगने का प्रयास करिए। गुरु के छठे भाव में जाने से पेट का रोग पैदा होता है, आलस्य की वृद्धि होती है। इन दोनों चीजों पे ध्यान देना होगा। मसाला ज्यादा नहीं खाएं, गर्म चीजों का इस्तेमाल कम करें। आपकी कुंडली में चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं, खुद का काम भी कर सकते हैं। अगर कई बार आपको बाहर का लाभ ना मिले तो अपना खुद का काम करके भी आप अपना आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। दशमांश कुंडली में लग्न में गुरु का बैठना, शनि और राहु का यहाँ पे स्वग्रही होना, यहाँ पे दोनों ग्रह स्वग्रही हैं, क्योंकि राहु भी 11 नंबर की राशि को अपनी राशि मानते हैं। अष्टम स्थान के अधिपति का नवम में जाना ये अच्छा होगा, स्वग्रही है। बुध यहाँ पे व्यक्ति को बुद्धिमान और चपल चंचल चालाक बना रहे हैं, बुद्धिमान और श्रेष्ठ बुद्धि का बना रहे हैं। शुक्र अनुभव और गुरु और शनि यहाँ पे एक साथ बैठ करके व्यक्ति की कुंडली में कई बार प्रतियोगिता भी बनी रहेगी और व्यक्ति प्रतियोगिता से जीतेगा भी, लेकिन विलंब भी होने के योग हैं। व्यक्ति के पास आयु बहुत अच्छी है और चंद्रमा के पास बल है मंगल का और गुरु का, यानी कि दोनों ही प्रभाव चंद्रमा देखेंगे तो व्यक्ति में उत्तेजना भी लाएंगे और व्यक्ति को गांभीर्य भी देंगे। ये दोनों ही चीजें देखने को बन रही हैं। आपकी कुंडली में अगर मैं दशाओं पे चर्चा करूंगा तो शनि, राहु और केतु की जो डिग्री बनी हुई है वो मृतप्राय है और शनि इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में कि वक्री होकर के वो अपने प्रभावों को और भी ज्यादा कमजोर कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को शनि की दशा में अपने निर्णय पे ध्यान देना चाहिए।
ट्रांसफर आदि को रोक लेना चाहिए, नौकरी नहीं बदलनी चाहिए, कोई भी किसी को पैसे देने से बच जाना चाहिए, अपना प्रभाव और अपने धन का कहीं से भी, अगर घर परिवार में हो तो घर की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो उस दौरान धन के हानि के आसार बढ़ जाते हैं। उस दौरान व्यक्ति का आलस्य या व्यक्ति का पेट या व्यक्ति को कई बार कमर दर्द या फिर कई बार अतड़ियों से संबंधित समस्या होती है। क्लियर है? शुक्र और गुरु आपकी कुंडली में डिग्री के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं, मैंने पहले ही बताया था 16 डिग्री के हैं, युवावस्था के हैं। शुक्र जो है वो 13 डिग्री के हैं, युवावस्था के हैं। इन दोनों का बल आपके पास रहेगा। व्यक्ति शत्रुहंता योग लगा करके बैठा है, व्यक्ति की कुंडली बनी हुई है। शुक्र छठे भाव के अधिपति होकर के 12वें भाव में बैठेंगे तो बड़ा ही अच्छा योग बना देंगे, जो व्यक्ति के व्यय को नियंत्रित करने का काम करेंगे और व्यक्ति को अनुभवी भी बनाएंगे। गुरु यहाँ पे लग्न के अधिपति होकर के छठे भाव के अधिपति को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में शत्रु का आगमन हमेशा ही होता रहे, पर व्यक्ति जीवन में विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला और हमेशा ही उससे टक्कर खा करके खड़ा होने वाला होता है। मतलब वापस फिर से ये व्यक्ति को धन, संपत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, कुल और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का भोक्ता भी बनाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात कुल दीपक योग का मंगल द्वारा बनाया जाना, सूर्य के नीच होने के बावजूद भी यहाँ पे अच्छे परिणामों का देना, बुध का यहाँ पे लाभ भाव में बैठना, व्यक्ति के दाम्पत्य और प्रथम संतति के बाद व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है या व्यक्ति का भाग्योदय होता है। 24 वर्ष की अवस्था में कई बार भाग्योदय होते देखा जाता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। बुध की दशा में व्यक्ति को लाभ और इच्छा की पूर्ति होते देखी जाती है। संतान की प्राप्ति बहुत ही अच्छी और कई बार स्त्री संतति ज्यादा होते देखी जाती है। क्लियर है? नवांश कुंडली में शुक्र और केतु का यहाँ बैठना, शुक्र लग्न के अधिपति होकर के पत्नी धन देने वाली और धनदायक होती हैं, अनुभव और दार्शनिक होती हैं, धार्मिक होती हैं, दृष्टिकोण उनका बड़ा ही उदार और साथ ही साथ स्पष्ट और सफल होता है। ये बात क्लियर है। आपकी कुंडली अच्छी है और अष्टम भाव में चंद्रमा कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बदलाव पसंद, व्यक्ति तुरंत बदलने वाला और तुरंत ही किसी से प्रभावित होने वाला और अधैर्यशीलता की स्थिति को दिखा रहे हैं। धैर्यवान बन जाइए, डोमिनेट मत करिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रत्येक दिन प्रयास करना चाहिए। गुरु भक्त बनिए, गुरु दीक्षा लीजिए, अगर हो सके तो किसी को गुरु बना लीजिए। अपने आसपास के लोगों में आप उदार हैं, आप उदार मना हैं, सौभाग्यशाली हैं। अपने माता और पिता के लिए लक्ष्मी संपन्न होता है व्यक्ति और लक्ष्मीवान होता है। आने के साथ साथ उनकी प्रगति का जो है वो प्रभाव बढ़ाने वाला होता है और बाधाएं सीमित करने वाला या कमजोर करने वाला होता है। ये स्थिति आपकी कुंडली में है। दशाओं के क्रम में अभी और भी अगर चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य को छोड़ करके बाकी जितनी दशाएं हैं वो क्रमशः अच्छी जाने वाली हैं। 2-3 बात और भी अगर बता दूं तो आपकी कुंडली में अगर मैं नजदीक से और भी कुंडली को देखना चाहूं तो व्यक्ति बुद्धिमान है और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण रखने वाला है। किसी भी चीज को बहुत ही गहनता से और गहराई से समझना चाहता है। ऑब्जर्वेटिव होता है, कॉपी करने वाला होता है, क्रिएटिव होता है, नृत्य कला का माहिर होता है, लेखन क्षमता बहुत पवित्र होती है, अक्षर सुंदर होते हैं, राइटिंग स्किल बड़ी अच्छी होती है, उसके तर्क बड़े बेजोड़ होते हैं, सवालिया होता है, दिमाग हमेशा कुछ न कुछ खोजने पे और कुछ नया करने पे दिमाग लगा रहा होता है। तो आपके सामने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र बनता है, सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र बनता है, डिजाइन, ऐसी कंपनियां जो कुछ डिजाइन करती हो, कुछ डेवलप करती हो, आप उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। वस्तुतः अगर कुछ न बने तो आप शिक्षक स्वयं के बहुत अच्छे बन सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो भक्त जिस जिस भगवान में श्रद्धा रखता है मैं उसकी श्रद्धा को पुष्ट करने वाला होता हूं। और वस्तुतः वो सारे ही जो कृत्य होते हैं, आप अगर किसी की भी आराधना करते हो ना, चाहे किसी भी देवता की पूजा करते हो, चाहे आप सूर्य की पूजा करते हो, चाहे आप बजरंगबली की पूजा करते हो, चाहे आप दुर्गा जी की पूजा करते हो, चाहे आप गणेश जी की पूजा करते हो, चाहे आप शिव जी की पूजा करते हो, चाहे आप किसी की भी पूजा करते हो, वो प्रत्येक आराधना हमेशा ही और वो प्रत्येक मंत्र हमेशा ही भगवान नारायण की शरण में ही जाता है और उनके ही चरण को समर्पित होता है। ये बात बड़ी अद्भुत है। आप चाहे किसी को भी बनाइए, बन के बैठा है, किसी को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके द्वारा जपा गया प्रत्येक मंत्र भगवान नारायण की शरण में ही जाती है और उन्हीं को वो प्राप्त हो जाती है, क्योंकि एकमात्र वही हैं और विधि के विधाता वही हैं, निर्माता भी वही हैं, बनने वाले भी वही हैं, बिगड़ने वाले भी वही हैं, बिगाड़ने वाले भी वही हैं, बने हुए भी वही हैं। तब तक के लिए अब फिर से दोबारा बहुत बहुत नमस्कार।